कुशीनगर डीएसओ पर मनमानी से विभाग चलाने का आरोप लगा है। बताया गया है कि पिछले महीने की 30 तारीख को सप्लाई इंस्पेक्टर के हुए तबादले मामले में अब तक किसी भी सप्लाई इंस्पेक्टर को कार्यभार नहीं सौंपा गया है और पुराने सप्लाई इंस्पेक्टर अभी भी अपने कार्यक्षेत्र में जमे हुए हैं, जबकि किसी का तबादला जौनपुर तो किसी का दूसरे जिले में हुआ है। जानकारी के मुताबिक 3 सप्लाई इंस्पेक्टर जिले से बाहर स्थानांतरित हुए हैं, जिन्हें अभी रिलीज नहीं किया गया। साथ ही विभाग पर वसूली का भी आरोप लगा है। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पर? जो स्थानांतरण प्रक्रिया होती है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत उसका पालन करना चाहिए। ये जो है स्थानांतरण पहले पिछले महीने में हो गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो सप्लाई इंस्पेक्टर है वो अपने अपने क्षेत्रों में जमे हुए हैं। हालांकि कल मैंने डीएसओ से सीधे बात की थी, तो उन्होंने वही घिसा पिटा सा एक जवाब दिया कि अभी हमारे पास जो ज्वाइन करना जिनको वो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए हम प्रभार मुक्त नहीं कर रहे हैं। इस तरह की तमाम सारी बातें आई थी सामने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 30 तारीख को ट्रांसफर हुआ तो आज आप देख लीजिए कि 15 तारीख के आसपास में जो है इतने दिन हो गए, 15 से ज्यादा दिन हो गए और अब तक जो है जो भी जिनका ट्रांसफर हुआ है उन्होंने नई जगह तैनाती सुनिश्चित नहीं करवाई है और जो जिनका आमद हुआ है उन्होंने भी अभी अपना नया कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ जहाँ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, वहीं अधिकारी जो है खुले में अपना खुला खेल खेलते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सप्लाई इंस्पेक्टर अभी बचे हुए हैं, जो जा नहीं रहे हैं, वो कोटेदारों से अप्रैल मई जून तक का जो एक रेवेन्यू है वो वसूल रहे हैं। वो बैठ के मोटी रकम को वसूलने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं से गोलमाल है। और ये ऐसी चीजें जो है किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। जो तबादला हुआ है उस पर निश्चित रूप से अमल करना चाहिए डीएसओ को, और जो उनके सप्लाई इंस्पेक्टर हैं उनको दूसरे जनपद में भेजना चाहिए और जो उनकी जगह लोग आए हुए हैं उनको ज्वाइन करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी आपने, क्योंकि आधे महीने का वक्त हो गया और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, तो ऐसे में मनमानी का आरोप लगना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए अक्सर लोग रील बनाते हैं और कुछ लोग इसके लिए सभी नियम कानून को ताक पर रख देते हैं। नोएडा के एक होटल मैनेजर ने पुलिस पेट्रोलिंग कार चलाकर रील बना दी। रील के वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और जिन पुलिस कर्मियों की तैनाती उस पीसीआर पर थी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। जैसा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, इसका संज्ञान लेते हुए उस पीआरबी पे नियुक्त जो दोनों पुलिसकर्मी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इसकी एक जांच, विस्तृत जांच, तथ्यात्मक जांच हेतु एसीपी को दिया गया है ट्रैफिक को। इसके साथ ही जो है जो प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके खिलाफ भी संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार। बलिया जिले में ऑनलाइन विरोध में शिक्षक संगठन 8 जुलाई से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक स्कूल में शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं। अब जिले के शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंप दिया है। शिक्षामित्र कर्मचारी मोर्चा के तहत आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय। और शिक्षक की तमाम समस्याओं में हमारी भी समस्या है। हमारी समस्या है कि शिक्षामित्र को नियमितकरण किया जाए। जब तक नियमितकरण न किया जाए तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और तमाम हमारी समस्याएं, जैसे महिलाओं को अंतरजनपदीय और शादी हो गया तो उनको मूल विद्यालय, उनको वैकल्पिक के आधार पर उनको विद्यालय दिया जाए। हम लोग पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यह चूंकि सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मतलब बड़े कार्यक्रम को करने के पहले जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है, रणनीति तैयार की जाती है, उसको बिना किए इसने ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों पर थोप दिया। तो हमारे नेतृत्व ने यह संकल्प लिया कि पूरे
प्रदेश के शिक्षकों को एकजुट करते हुए हम लोग इस ऑनलाइन हाजिरी का प्रखर रूप से विरोध करेंगे और इस लड़ाई में हम शिक्षकों के साथ या प्राथमिक शिक्षक संगठनों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है आप ऑनलाइन अटेंडेंस ले आइए, लेकिन हमको कुछ सुविधाएं दी जाए, जैसे कि हाफ सीएल है, ईएल है, हमारे सीएल को बढ़ा दिया जाए। हाफ सीएल से यह फायदा है कि अगर बीच में कहीं हम यहाँ तो जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे हाफ सीएल ले लें, या फिर स्कूल आने के बाद हमारे साथ ऐसी कुछ हमारे माता पिता उनके साथ कुछ हो रहा है तो हाफ सीएल लेकर घर जा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या है कि एक 8 बजे देना है और एक 2 बजे देना है। अगर एक भी अटेंडेंस होता है तो जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। सोमवार की देर शाम मृतक के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। मामले में बनाए गए 5 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर अन्य आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों के हंगामे की सूचना मिलते ही पहुंचे अपर एसपी ने किसी तरह मामला शांत कराया और जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। हमारा भाई जो बड़ा भाई संतोष है वो बैटरगिरी का काम करता था, ठीक है। वो काम पे नहीं जा रहा था किसी कारण, 2 लोग आए अनपरिचित, हमारा भतीजा था ये, इधर ये भतीजा था, इसके सामने खींच के ले गए, मारपीट की, इससे फोन छुना ले गए कि ये किसी से बात न कर पाए। तो फिर 2 दिन बाद सीधी हमारी भाई की लाश मिली मुआना नदी के पास। ठीक, पुलिस ने हमें सूचना नहीं दी। पुलिस ने हमें सूचना नहीं दी। फिर जब उन्हें लाश मिली, जब उन लोगों ने हम लोगों से शिनाख्त कराया, फिर हमने अपने भाइयों को चीना है। चीनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हम लोगों की, और उन्हीं लोगों की हो रही है। बहुत दिग्गज उन लोगों की सुना है, कांग्रेस के नेता अपराधियों के पक्ष में हैं, हमारे पक्ष में कोई नहीं है। थाना डकोर जनपद जालौन में दिनांक 10/7/24 को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त संतोष परिहार उर्फ मखनजू के रूप में की गई थी। तथा मृतक की पत्नी सरिता की तरफ से थाना डकोर में अभियोग पंजीकृत 5 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। संतोष की हत्या की विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान ही एक अभियुक्त राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। निष्पक्ष कार्रवाई हेतु विवेचना के लिए सीओ कोच के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज मृतक संतोष के भाई रवि द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनके आरोप के संबंध में ही थाने से विवेचना को स्थानांतरित कर एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ कोच के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम के द्वारा विवेचना कर गुणदोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आदमी का मर्डर हो गया। अच्छा, फिर शिकायत दर्ज करने आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब हुआ था? 10 तारीख को। 10 तारीख को सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोगों की सुनवाई हो रही है, वो पैसा वाले हैं, हम गरीब आदमी हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे बच्चे नहीं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता नितिन कुमार जालौन से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और क्या कुछ जानकारी इस पर सामने निकल कर आ रही है, और जो परिजनों ने आरोप लगाया है उसको पुलिस का क्या कुछ कहना है उस पर? रवि, बता दूं कि जैसा कि ये डकोर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बीती 10 जुलाई को एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला था, जिसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे और उसकी पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, तो उसकी शिनाख्त उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरानगर निवासी संतोष के रूप में हुई, जो पेशे से हलवाई का काम करता था। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। 2 दिन बाद पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है, जिसकी मौत हो जाती है। इस मामले को लेकर सोमवार को, यानी कि कल देर शाम, मृतक के परिजन जो संतोष हैं, उसके परिजन पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर एसपी कार्यालय में जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया कि पुलिस इस मामले में हीला हवाली बरत रही है, जो अन्य आरोपियों हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है पुलिस पर कि अन्य आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही, जिसको लेकर उन्होंने बहुत नारेबाजी की। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा मौके पर पहुंचते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और वहीं पुलिस के विषय में बता दूं कि पुलिस का कहना है कि जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी
का गठन किया गया है, जिसकी नेतृत्व सीओ कोच करेंगे और इस मामले का जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी। ठीक है नितिन कुमार, विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी अब इस पर एसआईटी गठित करके जांच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में जातीय संघर्ष को देखने को मिला। बता दें कि जब दलित समाज के एक युवक के गांव में घुड़चड़ी निकाली जा रही थी तो आरोप है कि उसी दौरान गांव के ही राजपूत समाज के कुछ लोगों ने घोड़ी पर बैठकर घुड़चड़ी निकालने और डीजे बजाने का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते देखते देखते दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष भी शुरू हो गया, जिसमें दूल्हे के भाई समेत कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना खतौली अंतर्गत मड़करीमपुर एक गांव है, जिसमें एक समाज के एक पक्ष द्वारा का परंपरा का पालन किया जा रहा था और उसके साथ डीजे बज रहा था। डीजे में ये एक जाति आधारित गाने चल रहे थे, जिसपे दूसरी जाति के लोगों ने आपत्ति करने में कहा सुनी फिर मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिनको तत्काल अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और जो भी उनकी परंपरा के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से जारी है। मुजफ्फरनगर संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसमें और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिन लोगों जब पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग आधा दर्जन लोगों पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और घुड़चढ़ी के दौरान ये पूरी घटना हुई थी, जहां पर डीजे को लेकर ये पूरा मामला हुआ था। डीजे बंद करने को लेकर जो एक समाज के लोग थे उन्होंने जो है इसको बंद करने को कहा था, लेकिन डीजे बंद न होने के कारण दोनों पक्षों में आपसी संघर्ष हो गया, जिसमें जो है कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वही पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा लिख आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदेश तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में डीसीपी पश्चिम की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां टीम ने 2 गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को दोनों की गाड़ी जानवरों से लदी हुई मिली थी। थाना अरौल पर सुसंगत धाराओं में पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु और जो व्यक्ति घटना में संलिप्त थे उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करने हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम करते हुए मोबाइल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की गई। आज प्रातः एक मुखबिर की लापरवाही सूचना पर थाना अरौल क्षेत्रांतर्गत पुराना बिल्लौर अरौल संपर्क मार्ग पर 2 व्यक्तियों के जो इस घटना में संलिप्त थे, उन अभियुक्तों की लोकेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उन दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने आदर्श तहसील में एक कानूनगो को घूस लेते रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कानूनगो को केमिकल से हाथ धुलवाने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो यहां पर रंगे हाथे कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। सूचना के बाद यहां पर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर टीम गठित की गई थी जिसमें कानूनगो को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि आगे की कार्रवाई में भी टीम यहाँ पर जुट गई है। एंटी करप्शन टीम को यहाँ पर एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर घूस लेते रंगे हाथों कानूनगो पकड़ा गया है। और अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राजन गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजन, और क्या कुछ जानकारी इस पर निकलकर सामने आ पा रही है? जी रवि, बता दें कि ये कानूनगो जो है आदर्श तहसील मड़िहान में तैनात थे और वहां पर
जो है कि इनका नाम इंद्रमणि तिवारी है और एंटी करप्शन टीम ने इन्हें 10,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। एक व्यक्ति का जो कि काम था, जिसका आदेश भी एसडीएम ने कर दिया था करने के लिए, परंतु कानूनगो महोदय बगैर पैसे लिए काम करना नहीं चाह रहे थे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। तो एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और केमिकल लगे नोट पीड़ित व्यक्ति को दिए, जिसे ले जाकर पीड़ित व्यक्ति ने कानूनगो को पकड़ाया और उसी के बाद ही एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ लिया है और उनके विरुद्ध बढ़ियान थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। रवि, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन तमाम जानकारी के लिए आपका। अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ कई थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। आरोपी के कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आज दिनांक 15/7/2024 को स्थानीय हसनपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसमें सवार 3 व्यक्ति आए थे, जिनको रोकने का इशारा किया, जो आगमपुर पुलिया से रामपुर भूड़ की तरफ अपनी मोटरसाइकिल लेके भागे। पुलिस द्वारा उनके पीछा किया गया। रामपुर भूड़ के पास खाड़ी बड़े प्लॉट पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायर करने पर एक व्यक्ति के गोली लगी। शेष 2 साथी फरार हो गए। नजदीक जाके देखा तो घायल व्यक्ति मनोज सैनी पुत्र बाबू सैनी था, जिसके पास से एक जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। थाना हसनपुर से जिस पे गैंगस्टर, लूट और चोरी के 4 मुकदमे व थाना नौगांव सदर से उसके ऊपर 3 मुकदमे विभिन्न अभियोग में पंजीकृत हैं। उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व चुराई गई एक मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस को संबोधित करते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर मुसलमान बनना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। ऐसे हिंदू लड़के लड़कियां और की सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। तौकीर रजा ने कहा कि नगर मजिस्ट्रेट से 21 जुलाई को सामूहिक शादी के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मांगी जाएगी। तो हम उन बात आई है निकल धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया, और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी बरकत होती है, और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हराम कारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बहुत से लड़के और लड़कियाँ हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। श्रावस्ती में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जहां प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, तो वहीं शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि पुरानी मांगों को पूरा करने पर ही डिजिटल अटेंडेंस का अनुपालन किया जाएगा, और अगर पुरानी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार रहेगा और बड़ा आंदोलन। भौतिक परिवेश है। अभी अचानक हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में कोई पेड़ गिर गया हो
अभी आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावस्ती में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और बहुत सारे विद्यालय पानी से भर गए थे। यह मूलभूत समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो डिजिटल अटेंडेंस की बात है, इससे हम कतई घबराते नहीं हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए हाफ ईयर की व्यवस्था होनी चाहिए। है कि जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, हम लोगों ने कुछ मांगे शासन द्वारा रखी थी और शासन ने 2 बार वार्ता भी किया। उन मांगों को पूरी न करके ये अव्यवहारिक है ऑनलाइन अटेंडेंस। और कल भी ट्विटर पर हम लोगों ने करीब 12 लाख प्रदेश के शिक्षकों ने बाइकाट डिजिटल अटेंडेंस का हैशटैग अभियान भी चलाया है। तो ये नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ, प्रदेश विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड रहा। हमारी मांगे ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमको 14 CL के अलावा हमको EL चाहिए 31, हमको 12 तृतीय शनिवार चाहिए, हमको राज्य कर्मचारियों की बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, हमको कैशलेस चिकित्सा सुविधा चाहिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार न करते हुए ये अव्यवहारिक और बिल्कुल अमानवीय ये